आपको बता दें, तस्वीरों में दिखाई दे रहा शख्स और कहीं भाजपा का पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे रोहित मित्तल है, जो कि कभी दीपक मंगला के बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन आज रोहित मित्तल ने विधायक दीपक मंगला को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें फेल करार दिया है। अब देखिए क्या होता है। विधायक के खास रहे भी आज उनको कटघरे में खड़ा करते हुए उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दिखाई दे रहा दृश्य पलवल के भाजपा विधायक दीपक मंगला के आवास के सामने का है, जहां यहां पर किस तरीके का कार्य चलता है इसके विषय में आगे बताएंगे। लेकिन इस कार्य को लेकर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहित मित्तल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने अपनी सरकार और विधायक को कटघरे में खड़ा किया है, वहीं भ्रष्टाचार की भी भारी आशंका जताई है। कहूँगा कि भ्रष्टाचार खत्म करने की नैतिक दायित्व हमारे विधायक पे, हमारी सरकार पे है और उन्हें इस पे सहयोग करना चाहिए। इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और बढ़ा है जी, किसी भी विभाग में हो बढ़ा है। रोहित जी, कहना है भ्रष्टाचार के मामले पर विधायक को आप फेल करार देना चाहिए। मैं तो उन्हें पलवल विकास पे भी फेलियर करार दे सकता हूँ। अगर आप देखें, मैं कई चौकों के नाम आपको गिनवा सकता हूँ जो आज भी टूटे हुए हैं। अगर आप देखें कमेटी चौक, वो आज भी जर्जर अवस्था में है, जबकि उस रोड का निर्माण PWD ने करवाया था लगभग 10 करोड़ की लागत से। पुराने सोनामूर चौक पे चले जाइए आप, वो आज भी जर्जर अवस्था में है। शहर में सफाई व्यवस्था कहीं नहीं है, जबकि हर दुकानदार से सफाई के नाम पे प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा पैसा लिया जा रहा है। तो फेलियर तो सर बहुत चीज़ों की होती है। अभी हमारे व्यापारी भाइयों पे गोली चली है, वो भी क्योंकि हमारे विधायक भी एक व्यापारी हैं, तो उस हिसाब से वो भी फेलियर है। ठीक है, प्रशासन में कार्रवाई कर रहा है, लेकिन व्यापार में बढ़ते हुए लोगों को जो धमकियाँ मिल रही हैं पैसों की, गलत है। रोहित जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज आप विधायक को फेल करार देने कभी बहुत खास आप वो करते हैं। आखिर क्या ऐसे कारण रहे जो आज रोहित मित्तल दीपक मंगला से अलग नजर आ रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप? देखिए, मैं दीपक मंगला जी के साथ था, ठीक है, लेकिन मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता था, तो भाजपा की रीति के साथ चलते थे। जब 2014 में भाजपा की सरकार पहली बार हरियाणा में बनी, तो हमें लगा कि जो भाजपा ने हमें मुद्दे दिए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा या हमारे मीट मार्केट को हटाना शहर से, रिहायशी इलाकों से, तो उन सब विषयों पे हमारी सरकार फेल होती नजर आई। तो मैंने 2015 में इस्तीफा दे दिया अपने पद से, अध्यक्ष पद से, और उसके बाद मैं अपने बिजनेस में, काम धंधों में लगा हूँ। तो मैं राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता नहीं, क्योंकि ये देखने में आ गया सरकार कोई भी हो, जब तक विपक्ष में वो जनता के मुद्दे उठाती है और विपक्ष में सत्ता में आने के बाद वो दूसरी सरकारों जैसी हो जाती है। फ़र्क ये है, चेहरे बदलते हैं, सरकारें वही रहती हैं, भ्रष्टाचार वही रहता है, शहर का विकास कहीं नहीं होता। जो मूड है, जो 10 सेक्रेटरी के ऊपर जो स्तंभ बनाया गया था, क्या मामला है इसमें? देखिए, जो ये दीनदयाल उपाध्याय चौक बनाया गया था, ये 2016-17 वर्ष में नगर परिषद के द्वारा, जब माताजी इंदु भारद्वाज चेयरपर्सन थी, उनके कार्यकाल में बनाया गया था। उस समय इस पर लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्च आया था, जो आज मैंने कल ही देखा था जो ध्वस्त कर दिया गया है। अब ये नहीं पता कि प्रशासन की कौन सी ऐसी नीति है कि एक बार पैसा लगाओ और उसके बाद उसको डिसमेंटल करके उस पैसे को ज़ीरो कर दो। वही की बात करें, इससे पहले भी ये लगातार सुर्खियों और विवादों में रहा है। एक बार कमल का फूल जो भाजपा का चिन्ह है वो इस पर बनाया गया, उसके बाद फिर दोबारा इसको जो है बदला गया इसका स्वरूप, अब तीसरी बार है। देखिए, जब सर्वप्रथम बनाया गया था तो सच्चाई है कि प्रशासन की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। हमारे यहाँ जो असलियत में देखा जाए तो नेतागिरी हावी है प्रशासन पे, तो नेतागिरी के चलते ही इसका स्वरूप आज तक बन ही नहीं पाया। जब सर्वप्रथम बनना था तो इसकी दिशा कुछ और थी, लेकिन कुछ नेताओं के कहने पे इस पर कमल का फूल बनाया गया, निर्माण किया गया, जो फिर रातों रात हटाया भी गया, क्योंकि वो विवादों में आ गया था कि एक राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो अपना राजनीतिक लोगो नहीं बना सकता, तो उसके चलते फिर इसको रातों रात हटाया गया और वो अधूरा छोड़ दिया गया। तो देखा जाए, हमें तो शायद ऐसा लगता था कि शायद बीजेपी ने वो इसीलिए अधूरा छोड़ा कि उस पर पीपल का पेड़ भी उग गया था। तो हमारे यहाँ कहावत है कि जो हमारे यहाँ पूर्वज होते हैं वो पीपल के पेड़ पे रहते हैं, तो शायद दीनदयाल उपाध्याय जी को उन्होंने वहाँ पे रखने का विचार बनाया था कि उस पीपल के पेड़ पे वो रह गए, लेकिन अब बड़े दुख के विषय है कि वो भी ध्वस्त कर दिया गया है। अब क्या बनाया जा रहा है वहाँ पे? जैसा कि मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में आया है और मुझे पता चला है लोगों से, तो इसमें कोई क्लॉक टावर बनना है, जिसका ठेका कोई फरीदाबाद की एजेंसी है उसको दिया गया, और लगभग उसकी जो लागत है वो 50 लाख रुपए की है। ये जो टावर है उसकी वास्तव में जो क्या इतनी ही लागत आएगी, मतलब इतना ही खर्च होगा या उसमें कोई और? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो मैंने BOQ देखी है उसकी टेंडर की कि भाई उसमें क्या
अमाउंट है, क्या एस्टीमेट लिया गया, क्या मटेरियल लगना है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। तो पहले जो स्तंभ जो बनाया गया था उसमें लगभग कितना 5 से 7 लाख 5 से रुपये 7 लाख रुपए बता रहे हैं, तो उतनी लागत लगाई गई थी क्या उसमें उस समय भी? नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी उसका अंदाज़ा लगा सकता है। उसमें क्या था, एक फाउंडेशन ही तो थी। उस फाउंडेशन में एक मिट्टी भरी गई थी, चारों तरफ एक आरसीसी की वॉल नीचे से आई थी खड़ी होकर, और एक उसमें पिलर था। तो मेरे हिसाब से उसमें 7 लाख रुपए इसकी लागत बहुत ज़्यादा थी उस समय भी जो। लेकिन चेयरमैन इंदु भारद्वाज के सुपुत्र उसको देखते थे, अविनाश शर्मा, और किसी की ताकत नहीं थी बोलने की, क्योंकि सत्ताधीन पार्टी के खिलाफ कौन बोलेगा। तो उसमें घोटाला हुआ था, अंदेशा है। और अब जो ये होने जा रहा है इसमें, मैं इसके बारे में नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा रोहित जी, बात करें, एक बार पहले आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से घोटाले का अंदेशा है, फिर एक बार इसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो है वो जारी, क्या ये जनता के पैसे का मिसयूज नहीं है? सर, मैं जैसे आपने कहा कि जनता के देखा जाए तो जनता के पैसे का साफ साफ दुरुपयोग है कि आप पहले किस चीज़ को बनाते हैं, फिर उसको बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं। आप या तो उसी को रिनोवेट करते हैं तो कम से कम ये समझ में आता कि वो पैसा हमारा बचा है, लेकिन अब उसका स्वरूप बिल्कुल ही बदल दिया, उसको बिल्कुल जड़ से मिटा दिया, तो वो जनता के पैसे का दुरुपयोग ही है। आप पहले डिसीजन ले सकते थे कि अगर आपको कुछ ऐसा बनाना था तो, क्योंकि अब भाजपा को देखा जाए तो 10 साल होने को आए शासनकाल को, तो क्या 10 साल में एक टावर पूरा नहीं हुआ या एक चौक का निर्माण भाजपा नहीं कर पाई पलवल शहर में, तो ये शर्म की बात है। जबकि वहाँ हमारे माननीय विधायक जी का घर वहाँ से मात्र 20 कदम की दूरी पे है। तो जैसे आपने बात करें, विधायक जी की बात करें कि विधायक आवास 20 कदम की दूरी पर, क्या मानकर चले कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उसकी जड़ें विधायक तक भी फैली है? देखिए, मैं इसके बारे में यूँ नहीं कहना चाहूँगा कि विधायक जी की अनदेखी तो है ही, कि विधायक जी ने सब कुछ देखने के बावजूद भी अगर एक चौक अपने घर के पास का डेवलप नहीं करा सकते विधायक जी, तो विधायक जी की कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो रोहित की बात करें, पलवल में चर्चाओं का विषय जोरों पर है कि महाराणा सेठ भामाशाह के नाम से एक द्वार बनना था, जिसकी अभी तक कहीं कोई चर्चा है कि कहीं पर नाम उसका लुप्त है। देखिए, जो आपने कहा भामाशाह द्वार बनना था, तो हुड्डा चौक पे एक गेट बनना था, वेलकम गेट, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है और हमने उसके बारे में पता भी किया, तो वो एक गेट जो बनना था वो भामाशाह द्वार के नाम से बनना था। उसका लगभग कार्य काम भी 2016, 17 या 17, 18 के आसपास चालू हुआ था। अगर आज देखा जाए तो वो भी 7 साल में राजनीति की भेंट ही चढ़ा है, क्योंकि उसको जो सुनने में आती है, ये अगर हम प्रशासन में बात करते हैं तो प्रशासन कहता है जी हमें उसका डायग्राम ही नहीं दिया गया, हमें यही नहीं पता जी इसमें बनना क्या है, हम बनवाएंगे क्या। तो जब नेता प्रशासन को यही नहीं बता पा रहे बनवाएंगे क्या, तो उसका मतलब नेता गुमराह कर रहे हैं, खुद भी गुमराह है, जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। उसको भी कई बार तोड़ा गया और आज भी वो हाँ, उसके ठेकेदार द्वारा उसको हर 6 महीने में थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया जाता है। हम देखते हैं 3-4 दिन काम चलता है, फिर वो बैरिकेड करके एक रोड बंद कर देते हैं, एक चालू करते हैं, फिर वो 2 महीने ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर उसमें 2-4 दिन लेबर लगती है। तो उसका समझ ही नहीं आ रहा प्रशासन ने, जबकि इलेक्शन आ रहे हैं। इससे पहले भी जब 2014-15 का इलेक्शन आया था, 2019-20 का इलेक्शन आया था, तब भी ये गेट अधूरा पड़ा था, और आज देखा जाए 2024 में भी गेट अधूरा ही है। अभी इसका कुछ हुआ थोड़ी ना, सिर्फ एक पिलर खड़ा कर दिया गया है। उसमें कितनी लागत लगाई गई है? उसका टेंडर जो मेरे को पहले सुनने में आया था तो लगभग 25 लाख रुपए के करीब का टेंडर था, लेकिन शायद फिर बाद में सुना कि वो बढ़ा भी दी गया। एक बार तो ठेकेदार ने उस पर वो धनुष का निर्माण करके रख भी दिया था, जो रातों रात उड़ भी गया एक आंधी में। वो तो शुक्र है भगवान का कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। तो ऐसे ठेकेदार के खिलाफ तो वैसे भी कार्रवाई का प्रावधान है कि जो ठेकेदार किसी की जान के ऊपर सामान रखे या ऐसा निर्माण करे जो हानिकारक हो, जनता के लिए नुकसानदायक हो, ऐसे ठेकेदार को तो ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। लेकिन प्रशासन शायद किसी मजबूरी में है, अब वो राजनीति है क्या है उस समझ में नहीं आता। रोहित जी, बात करें, कई वर्षों तक लगातार भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, आज जब भाजपा की सरकार है, सरकार में भ्रष्टाचार के अंदेशा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार कौन सी सरकार में नहीं होता, किसी सरकार में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि भाजपा शासित प्रदेशों में, जहाँ एक तरफ नारा दिया जाता था कि भ्रष्टाचार मुक्त पलवल का सपना या भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, तो ऐसा कोई सपना कभी पूरा नहीं हुआ, उल्टा भ्रष्टाचार बढ़ा है कम होने की वजह। भ्रष्टाचार के मामले में अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो पलवल नगर परिषद का जो कमीशन खोरी का जो मामला है वो आता है। इनेलो के टाइम पे कितना कमीशन होता था, कांग्रेस के टाइम में कितना, अब भाजपा काल में कितना कमीशन जाता है अधिकारियों के पास? मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, क्योंकि ना तो मैंने इनेलो के टाइम में काम किया था, ना मैंने कांग्रेस के टाइम में काम किया था। लेकिन मैंने भाजपा टाइम में थोड़ा बहुत जो काम किया है पिछले 5 साल से, तो मैंने वो ठेकेदारी भी बंद कर दी, क्योंकि हमने देखा कि जब हमारे चेयरपर्सन अविनाश शर्मा जी थे, उनकी मदद थी, तो भ्रष्टाचार ज़्यादा। विधायक को फेल करार देने, कभी
बहुत खासम खास आप वो करते हैं, आखिर क्या ऐसे कारण रहे जो आज रोहित मित्तल दीपक मंगला से अलग नजर आ रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप देखिए, लगा रहे हैं? मैं दीपक मंगला जी के साथ था, ठीक है, लेकिन मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता था, तो भाजपा की रीति नीति के साथ चलते थे। जी, जब 2014 में भाजपा की सरकार पहली बार हरियाणा में बनी, तो हमें लगा कि जो भाजपा ने हमें मुद्दे दिए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा या हमारे मीट मार्केट को हटाना शहर से, रिहायशी इलाकों से, तो उन सब विषयों पे हमारी सरकार फेल होती नजर आई। तो मैंने 2015 में इस्तीफा दे दिया अपने पद से, अध्यक्ष पद से, और उसके बाद मैं अपने बिजनेस में काम धंधों में लगा हूँ। तो मैं राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता नहीं, क्योंकि ये देखने में आ गया, सरकार कोई भी हो, जब तक विपक्ष में वो जनता के मुद्दे उठाती है और विपक्ष में सत्ता में आने के बाद वो दूसरी सरकारों जैसी हो जाती है। फ़र्क ये है, चेहरे बदलते हैं, सरकारें वही रहती हैं, भ्रष्टाचार वही रहता है, शहर का विकास कहीं नहीं होता।